दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी हम बेसिक पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी ज्वालामुखी से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, ज्वालामुखी से पदार्थ निकलेगा तो कोई न कोई तो लैंडफॉर्म बनाएगा ही। अब बात आती है कि ज्वालामुखी फूटा तो कुछ तो पदार्थ बाहर आ गए, कुछ पदार्थ अंदर किसी न किसी दरार में फंस गए। तब ज्वालामुखी की यहीं पर दो तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, एक इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। यानी कि अंदर ही अगर किसी दरार में लावा जम गया तो उसको आंतरिक या अभ्यंतरिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां भी कहते हैं इसी को, अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और अगर वो लावा ज्वालामुखी से बाहर की सतह पे आके जमा, तब उस बाह्य स्थलाकृतियां कहते हैं। तो दो वर्गों में बांट सकते हैं। अगर सतह के नीचे जम गया तो अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां, और अगर सतह के ऊपर आके जमा तो बाह्य स्थलाकृतियां। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जहां बनता है, अगर सतह के नीचे जमेगा तो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, और अगर सतह के बाहर आके जमेगा तो उसके अपेक्षा तो तेजी से ठंडा होगा। तो जब कोई चीज धीरे धीरे ठंडी होगी तो उसके कणों का आकार बड़ा होगा, और जब वो तेजी से ठंडी होगी तो उसके कणों का आकार छोटा होगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझें, मान लीजिए पिघला हुआ शीशा है, शीशा होता है ना, शीशा चूड़ी उड़ी बनती है जिससे, वो पिघला हुआ है, उसे अचानक पानी में डाल दीजिए, फट से फूट जाएगा छोटे छोटे कणों में। और अगर उसको गोल करके धीरे धीरे ठंडा करिए तो पूरा इतना बड़ा गोला भी शीशे का बन सकता है। तो यानी अगर धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा तो कणों का आकार बड़ा होगा, और अगर तेजी से ठंडा होगा तो कणों का आकार छोटा होगा। तो नीचे तेजी से ठंडा होगा कि ऊपर तेजी से होगा? तो ऊपर तेजी से ठंडा होगा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अभ्यंतरिक रॉक्स में या स्थलाकृतियों में कणों का आकार बड़ा होता है, पूछ चुका है, या बाह्य स्थलाकृतियों में, तो आप क्या बताएंगे? अभ्यंतरिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और जो बाह्य स्थलाकृतियां होती हैं उसमें कणों का आकार छोटा होता है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं। अगर हम देखें तो अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां 5 मुख्यतः हैं। बैथोलिथ, क्या है? बैथोलिथ है, ये बाथोलिथ लिख दिया है गया है, BATHOLITH, बैथोलिथ। बैथोलिथ। दूसरी है लाइकोलिथ, तीसरी है लोपोलिथ, तीसरी क्या है? लोपोलिथ। और उसके बाद डाइक है, और उसके बाद सिल है। ये कितनी स्थलाकृतियां हैं? 5 हैं। एक एक को समझते हैं, ये क्या है 5। देखिए, सबसे पहले हम बैथोलिथ को समझते हैं। देखिए, बैथोलिथ होता क्या है? गुंबदाकार स्थलाकृति होती है। कैसी होती है? गुंबदाकार। ये नीचे जो ऐसे गुंबद बन रहा है ना, यही बैथोलिथ है। यानी कि प्रायः ये पर्वतों के, कोई पर्वत है उसके कोर में बैथोलिथ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैथोलिथ कहाँ मिलते हैं। पहली बात तो कैसी स्थलाकृति है? ये गुंबदाकार स्थलाकृति ऐसी। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ये कहाँ मिलती है? तो ये पर्वतों के कोर में, क्रोड में
पाई जाती है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं मुख्यतः। दूसरी बात है कि लाइकोलिथ क्या है। लाइकोलिथ भी गुंबदाकार स्थलाकृति है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा बैथोलिथ। समझ में आया? दूसरी बात, ये कहां मिलती है? तो ये इसके नीचे भी अवसादी चट्टान और इसके ऊपर भी अवसादी चट्टान, यानी यह परतदार चट्टानों के बीच में पाई जाती है। प्रश्न समझिएगा, बैथोलिथ भी गुंबदाकार और लाइकोलिथ भी गुंबदाकार है, लेकिन ये क्या होगी, उतना बड़ा गुंबद नहीं, ये बस ऊपर उठा हुआ होगा। समझ रहे? यानी उभरा हुआ होगा। इसको कह सकते हैं कि उत्तल होगा। अगर उत्तल है तो ये क्या है, लाइकोलिथ है। और ये कहां मिलेगा, ये अवसादी, इसके ऊपर भी अवसादी चट्टान और नीचे भी। बैथोलिथ कहां था, पर्वतों के क्रोड में था। दोनों बात समझे, आकार के अनुसार है। तीसरा है लोपोलिथ। लोपोलिथ लाइकोलिथ का उल्टा है, यानी ये अवतल स्थलाकृति है। एक तरह से कहिए प्लेट नुमा स्थलाकृति है। ये कैसी है, दो क्वेश्चन बनता है, ये कैसी है, प्लेट नुमा है और अवतल है, नीचे की ओर धसी हुई है, मतलब धसी क्या मतलब ऐसे शेप में प्लेट के नुमा है। और जबकि लाइकोलिथ ऊपर उठी हुई और उत्तल स्थलाकृति है। तीसरा क्या है, ये है फाइकोलिथ। फाइकोलिथ क्या चीज होता है, इसमें लहर नुमा स्थलाकृति, फेंक दिया गया समझ लीजिए, तो क्या है, ये लहर नुमा स्थलाकृति होती है। यानी या तो ये एंटीक्लाइन यानी अपनति में बनती है या अभिनत में बनती है। अब यहां दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये बलित पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान दीजिए एक एक चीज। बैथोलिथ कहां मिलता है, पर्वतों के कोर में। लाइकोलिथ कहां मिलता है, परतदार चट्टानों के बीच में। और लोपोलिथ कैसा है, अवतल स्थलाकृति है। फाइकोलिथ कहां मिलता है, बलित पर्वतीय क्षेत्रों में, अपनतियों और अभिनतियों में। क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है दो चीजें और हैं, एक सिल है। सिल क्या है, सिलबट्टा यूज किए हैं घर में, सिलबट्टा पीसने के लिए यूज करते हैं। तो जो सिल है वो सिल है, यानी हॉरिजॉन्टल स्थलाकृति, यानी कि अगर धरातल के नीचे कोई एक लेयर हॉरिजॉन्टल बिछ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सिल। और यदि कोई वर्टिकल स्थलाकृति ऐसे बन जाए नीचे से ऊपर की ओर, तो वो क्या है, डाइक है। ये डाइक है, सिल और डाइक। तो 5 स्थलाकृतियां समझ में आए, बैथोलिथ, लाइकोलिथ, लोपोलिथ, फाइकोलिथ, सिल और डाइक। 6 स्थलाकृतियां हो गई। और 6 को अगर पूछे तो यही अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां हैं, यानी ये धरातल के नीचे बनती हैं। अब बात आती है धरातल के ऊपर, यानी बाहर आकर के जब लावा ठंडा होगा तब कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। फिर यहां 2 स्थलाकृतियां बनेंगी कि बाहर जब लावा आ रहा है तो ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां, ऊपर मुखी, या नीचे धसी हुई स्थलाकृतियां, अधोमुखी। यानी कि ऊपर मुखी स्थलाकृति जो ऊपर उठी हुई हो, और अधोमुखी मतलब जो नीचे धसी हुई हो, डिप्रेस हो, डिप्रेस स्थलाकृतियां। अब एक एक करके ऊपर मुखी स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं। ऊपर जब ज्वालामुखी फूटेगा तो क्या होगा, ढेर जमा होगा, यानी ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। इस तरह से जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर उठी हुई स्थलाकृति। अब ये अलग अलग मटेरियल से अलग अलग तरह का बनता है। सब शंक्वाकार स्थलाकृति बनेगी तो ज्वालामुखी शंकु बोल देते हैं उसको, यानी ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां अक्सर क्या होती हैं, शंकु होती हैं। ज्वालामुखी शंकु भी उसको बोलते हैं। अब ये ज्वालामुखी शंकु कितने प्रकार के होते हैं,
तो जैसा रॉक वैसा शंकु। किससे किससे बना? अगर मान लीजिए बेसिक रॉक से बन रहा है, यानी लावा कैसा है? बेसिक है। तो पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में कि जो बेसिक लावा होता है वो कम चिपचिपा होता है और बहुत दूर तक जाएगा। तब क्या बनेगा? ऐसा शंकु बनेगा, यानी पठार नुमा शंकु बनेगा, यानी उसका फ्लो बहुत दूर तक जाता है। तो ये बेसिक शंकु होगा। इसी का ठीक उल्टा यदि वो शिलसिक शंकु है तो वो कैसा बनेगा? शिलसिक शंकु कैसा बनेगा? अगर हम कहें यहीं पे समझें तो शिलसिक शंकु ऐसा बनेगा, यानी एक पर्वत की तरह बहुत ऊंचा बनेगा, इसका ढाल तेज होगा। तो दो शंकु लिख लीजिए, एक बेसिक शंकु और दूसरा शिलसिक शंकु। ये भी अंतर पूछ सकता है। शिलसिक शंकु का ढाल कैसा होगा? तीव्र। और बेसिक शंकु का ढाल कैसा होगा? कम। तो दो शंकु समझ में आए। तीसरा शंकु क्या हो सकता है? ज्वालामुखी राख से शंकु बने। तो ज्वालामुखी राख उठी, ज्वालामुखी राख ऐसे ढेर हो गई। यहां ध्यान देने को, ये ऐसे बनेगी, ढेर निकलेगा तो ऐसे, जैसे कहीं पे ट्रक से बालू उतारा जाता है ना, तो ऐसे सट से गिरा, वैसे ही राख निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो ऐसे, यानी इसका स्लोप कैसा होगा? कॉनकेव। ये अवतल ढाल होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए कि जो सिंडर शंकु होता है, राख शंकु होता है, उसका ढाल कैसा होता है? अवतल होता है। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कैसा शंकु है? कंपोजिट शंकु। इसमें भी अक्सर पूछा जाता है। ये मिश्रित शंकु इसको हिंदी में कहते हैं, मिश्रित शंकु। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित शंकु। इसमें क्या होता है समझिए। सबसे पहले ज्वालामुखी फूटा मान लीजिए, और क्या हुआ? लावा जमा हो गया। यहां पे लावा जमा हुआ। तो जब लावा जमा तो ये क्या बन गया? एक लेयर बन गई। यहां पे एक लेयर बन गई। कुछ कलर से दिखाते हैं आपको। यहां पे क्या बन गया? एक लेयर बन गई। उसके बाद ये लावा बनने के बाद कुछ दिन तक क्या रहा? यहां पे लावा तो लगातार जाएगा नहीं, तो कुछ अवसादी चट्टान, यानी यही लावा ही टूट करके अवसादी चट्टान बन गया। फिर कुछ दिन बाद फिर लावा फूटा, फिर उसके ऊपर लावा आ गया, फिर लावा जम गया, फिर कुछ दिन तक लावा नहीं आया, तो फिर इसके ऊपर अवसादी चट्टान जम गई। समझ रहे हैं? यानी कि लावा फिर फूटा तो फिर एक लावा की परत आ गई। बात समझ रहे? और फिर अवसादी चट्टान कुछ सालों में इस पे डेवलप हो गई। अवसादी चट्टान किससे बनती है? लावा के टूटने फूटने से, परत दर परत जमा होती। यानी कि इस, अगर पूछा जाए मिश्रित शंकु क्या है, तो मिश्रित शंकु में क्या होता है? एकांतर परतें, अल्टरनेट लेयर ऑफ लावा एंड सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान की एकांतर परत, यानी एक इग्नियस रॉक, फिर अवसादी चट्टान, फिर इग्नियस रॉक, फिर अवसादी चट्टान। इस तरह की जब एक के बाद एक परत रहे तब उसी को हम लोग कह देते हैं कंपोजिट शंकु। उसके बाद पैरासाइट शंकु। पैरासाइट शंकु क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल से, हमने क्या पढ़ा था कि पाइरोक्लास्ट क्या है? मैक्सिमम सॉलिड मटेरियल्स, ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्टिवली नोन एज पाइरोक्लास्ट। सभी ठोस पदार्थ समेकित रूप से क्या कहलाते हैं? पाइरोक्लास्ट। तो जब पाइरोक्लास्ट से कोई बनता है तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये पायरोक्लास्टिक कोन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, टफ कोन। टफ हमने भी बताया था कि जब राख जम जाती है तो क्या बन जाती है?
टफ बन जाती है। तो उससे जो कोन बनता है, एक राख से ढीला ढाला कोन, एक राख के जमने से जब बनता है तो वो टफ कोन कहलाता है। क्लियर? तो ऊपर उठी हुई असलाकृतियां कितनी हो गई? शंकु बनेगा, और शंकु कई तरह के हैं। किस तरह के हैं फिर से समझ लीजिए, जैसा मटेरियल वैसे शंकु। एसिडिक मटेरियल लावा है तो एसिडिक शंकु, बेसिक लावा है तो बेसिक शंकु, राख से बना है तो राख शंकु, राख सॉलिडिफाई हुई तो टफ शंकु, अगर पर एकांतर परते हैं तब क्या है? मिश्रित शंकु। तो इस तरह से एक पैरासाइट शंकु होता है। पैरासाइट शंकु, ये पैरासाइट शंकु था, मैं पैरोक्लास्टिक समझा। पैरोक्लास्टिक शंकु भी होता है। पैरासाइट शंकु में क्या होता है कि एक मेन वोल्केनो तो ये है वोल्केनिक पाइप, और उस पे आश्रित एक दूसरी विस्फोट हो गया और एक शंकु यहां बन गया। ध्यान दीजिए, ये मेन वोल्केनिक पाइप है, उससे एक पाइप यहां निकल गई। ये रेड से देखिए ज्यादा समझ में आएगा। ये वोल्केनिक पाइप, यहां से लावा निकल रहा था। अब इसी में क्या होगा कि ज्वालामुखी लावा एक बार निकलना बंद हो गया तो इसमें डॉट, डॉट क्या चीज होती है? यही लावा जम जाता है तो डॉट इसमें बन जाता है। डॉट का मतलब है ढक्कन बंद हो जाना, यानी लॉक हो जाना। अब ज्वालामुखी लावा बाय चांस निकला और इस डॉट को निकाल नहीं पाया, दूसरा रास्ता ले लिया। दूसरा रास्ता ले लिया तो यहां एक दूसरा शंकु बना दिया, तो ये पैरासाइट शंकु हो गया। पैरासाइट शंकु क्या होगा? शंकु के ऊपर जो दूसरा शंकु बना वो क्या हो गया? पैरासाइट शंकु हो जाता है। जैसे पैरासाइट मच्छर होता है कि वो दूसरे पर आश्रित होता है, वैसे ये शंकु है, दूसरे पर आश्रित हो गया। तो पैरासाइट शंकु भी समझ गए आप, समझ में आया? टफ शंकु भी समझ गए। तो शंकु जितने तरह के मटेरियल से बन रहे हैं उतने तरह के शंकु हैं। अब बात आती है कि कुछ असलाकृतियां नीचे धसी हुई, ऊपर उठी हुई असलाकृतियों से शंकु है तो नीचे धसी हुई हैं। तो नीचे धसी हुई असलाकृतियां दो ही हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या है कि जो होल है वो कीपाकार जो होल बना ये क्रेटर कहलाता है। जिस गड्ढा विस्फोट होने के बाद जो गड्ढा बना वो क्या है? देखिए यहाँ पे ये गड्ढा जो बना ये क्या है? क्रेटर है। ये क्रेटर है इतना बड़ा, यानी जो ये फनल शेप होता है, कीपाकार होता है। इसको हम आगे भी कई फिगरों में दिखाएंगे। ये देखिए ये क्रेटर है। अब देखेंगे अगर तो ज्वालामुखी क्षेत्र में जाएंगे तो एक नॉर्मल चीज है, क्रेटर बन जाता। विस्फोट के बाद जो गड्ढा बना बचा हुआ वो क्या है? क्रेटर है। ये कई बार तो किलोमीटर में भी होता है। और इस क्रेटर में बाद में बारिश होगी तो पानी जमा हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं क्रेटर लेक। तो समझ में आया क्रेटर? अब एक बात समझिए, कभी बार एक क्रेटर के अंदर दूसरा क्रेटर भी होता है, उसको नेस्टेड क्रेटर, यानी एक विस्फोट हुआ तो इतना बड़ा क्रेटर बना, दूसरा विस्फोट हुआ तो और बड़ा क्रेटर बना। यानी एक क्रेटर के अंदर जब कई क्रेटर होते हैं, एक क्रेटर, दूसरा क्रेटर, तीसरा क्रेटर, तब उसको हम नेस्टेड क्रेटर बोल देते हैं, यानी घोंसलेदार क्रेटर। और इसमें बस ये समझिए कि क्रेटर के अंदर क्रेटर, क्रेटर से बड़ा रूप, यह भी अधोमुखी असलाकृति है, यानी बहुत बड़ा जब क्रेटर, यानी काल्डेरा वर्ड यूज होता है। क्या है? काल्डेरा एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब ही होता है क्या? कड़ाहा, बड़ा सा। जब क्रेटर बहुत विशाल होता है तो उसको हम क्रेटर नहीं कहते, क्या कह देते हैं? काल्डेरा। और जब इसमें भी पानी भर जाएगा तो ये काल्डेरा लेक हो जाएगी। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी फिर वही बात, जब एक काल्डेरा के अंदर कई यानी काल्डेरा के अंदर काल्डेरा बनेगा तो उसको नेस्टेड काल्डेरा। तो ये बहुत सरल चीज है कि क्रेटर बनता है, नेस्टेड क्रेटर बन जाता है अगर कई क्रेटर के अंदर। उसी तरह काल्डेरा उससे बड़ा है, अगर उसके अंदर कई काल्डेरा हैं तो नेस्टेड काल्डेरा। तो ये सरल चीज है। तो
इन शॉर्ट कह सकते हैं कि स्थलाकृतियां आप समझ गए होंगे। शॉर्ट में कह सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो जो मटेरियल निकला वो जम करके जो जो स्थलाकृतियां बनाता है उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने दिया, और आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये चर्चा के दौरान हमने वोल्केनो को कई टुकड़ों में बांटा हुआ है क्लास को। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, एक टुकड़े में असल ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थ पे चर्चा किया, यहाँ पे हम स्थलाकृतियों पे चर्चा किए। आगे के 2 और खंडों में हम ज्वालामुखी के कारण, वितरण आदि चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार इस तरह के वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और अन्य जागरूक छात्रों तक जो इस क्लास से फायदा ले सकते हैं उन तक पहुंचाइए। मैं तो यही चाहता हूं कि एक ज्योग्राफी का एक स्तरीय ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक जो नॉलेज मेरे पास है वो आप तक पहुंचे।